बीच में हाँ अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक रीजन रहा। वाजपेयी जो थे वो बीजेपी की सरकार बनाई उन्होंने, लेकिन वो कोalition सरकार थी, मिली-जुली सरकार थी। वाजपेयी के टाइम में जो है बड़ी अचीवमेंट ये रही तो डेमोक्रेसी का विकास हुआ। वाजपेयी ने संघवाद को बढ़ावा दिया, स्टेट्स को पावर दी, स्टेट्स को पैसा भी दिया, और दूसरा ये कि लोकतंत्र के विकास, क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा उनकी गहरी आस्था थी लोकतंत्र में, वो विरोधी पक्षों का सम्मान करते थे। तो एक अचीवमेंट ये है। दूसरा उनके टाइम में जो है कारगिल वार हो गया। कारगिल वार जब हुआ तो उस समय खुद जो है उनको भी शायद अंदेशा नहीं था वाजपेयी को, क्योंकि उससे पहले वो खुद नवाज शरीफ से मिल के आए थे और खुद नवाज शरीफ को भी नहीं पता था। ये इतिहास का फैक्ट है। इतने बड़े लोगों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, आगे होगा क्या। वो अचानक जो है मुशर्रफ ने सारा खेल खराब कर दिया। वरना तो इन दो व्यक्तियों को, मेरी बात जरा गौर करना, वाजपेयी और ये जो थे नवाज शरीफ, इनको शायद नोबेल पुरस्कार मिलता। इन्होंने वो बिसात बिछा दी थी, कश्मीर के मुद्दे के समाधान के बहुत करीब पहुंच गए थे। तो ये वो विजनरी व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। कभी उसके भाषण देखना, आप इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो उससे पता चलता है। उसकी भी भाषणों को जब मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट जिस एलपीजी की नींव उन्होंने तब डाली थी नरसिम्हा राव के टाइम में, वो एलपीजी अब अपना फ्लरिश करने लगी, वो उसके परिणाम दिखने लगे। आपको पता है मनमोहन सिंह के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत महान अर्थशास्त्री हैं, उनके टाइम में भारत की जीडीपी डबल डिजिट में आ गई थी। आप जरा सोचिए, हमारी आर्थिक विकास दर जीडीपी, ग्रोस क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट, ग्रोस डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, हाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो थी थैंक यू कई बार माइंड में नहीं आता एग्जैक्ट, ये अब से पहले 3-4 पॉइंट तक थी, बताया था ना। अब ये डबल डिजिट में, इतना सारा विदेशी निवेश आ गया भारत में, इतने सारे अवसर खुल गए, लेकिन उन अवसरों तक आम आदमी की पहुंच नहीं है अभी भी। वो हमें थोड़े से कदम उठाने होंगे जिसमें समाज के सभी तबकों के लोग वहां तक पहुंचे। अभी बहुत एक छोटा सा तबका है, बड़े लोगों के बच्चे ही वहां तक पहुंच पा रहे हैं। खैर, मनमोहन सिंह के टाइम में और भी कई अचीवमेंट हुई। उसके टाइम में जो है संघवाद मजबूत हुआ। मनमोहन ने जो है प्रांतों को खूब पैसा दिया। मनमोहन सिंह के टाइम में डेमोक्रेसी मजबूत होती है। कोalition सरकार चलाई थी उन्होंने। ये कोalition सरकारें 50% तक आंकड़ा था ये। मनमोहन सिंह के टाइम में गरीबी 25-30% तक रह गई। ये हाँ आंकड़े आपको पता भी नहीं। सिर्फ एक भाषण देने वाला व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद आता है, हमें काम करने वाले व्यक्ति को भी देखना चाहिए। भाषण मैं भी दे रहा हूँ, शायद मैं भी ठीक ठाक दे रहा हूँ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ। उनके टाइम में कई ऐसे कानून बने जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, सोचा नहीं था बन जाएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, कितना बड़ा हथियार बन गया है ये आम आदमी का। ये आरटीआई कानून मनमोहन सिंह की देन है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, मोदी की डिसाइसिव, निर्णायक है, फैसला लेता है। और फैसला जब लिया तो उनको लगा कि राष्ट्र हित में है। अब देखो बेईमान तो नहीं कह सकते हम किसी भी व्यक्ति को जो देश का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उसकी विजन है। हर व्यक्ति की विजन होती है। विजन तो विजन ही होती है। देखिए भविष्य की दृष्टि वो कामयाबी हो सकती है, कहीं सुकन्या भी रह सकती है। अब जैसे नोटबंदी का एक फैसला हुआ है ना, डीमोनेटाइजेशन, ये बहुत बड़ा कदम था। इस सरकार की बहुत बड़ी मतलब लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो। अब नोटबंदी के पीछे विजन ये था कि देश में जो काला धन है उस किताब में ये विचार दिया हुआ है। अब कई लोग कहते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विचार अम्बेडकर से प्रेरित था। हो सकता है वो, मैं इस बारे में पूरे दावे से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना पता है कि अम्बेडकर ने नोटबंदी की बात उस किताब में कहीं उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का जो गंध है वो साफ करने के लिए 10-20 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। अम्बेडकर ये कहते हैं कि सीमित रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, कभी बस मैं पूरा करने जा रहा हूँ सब, कभी जो है मैं ले लूंगा, कभी
अम्बेडकर ही लिखते हैं उस किताब में। देखो मैंने अम्बेडकर का पूरा लिटरेचर पढ़ा है। ऑन ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अम्बेडकर एज वेल एज गांधी, गांधी के 90 वॉल्यूम मैं गुजरा हूं उनसे, ज्योतिराव फुले का सारा लिटरेचर पढ़ लिया है, तब मेरी बात करने की हिम्मत होती है। तो अम्बेडकर ने उस किताब में जरूर लिखा है कि कभी कभी नोट 10 का नोट बंद कर दो, कभी 100 का बंद कर दो, कभी 20 का कर दो। इस सीमित रूप में कहते हैं नोटबंदी होती रहनी चाहिए, जिससे जो इकोनॉमी हमारी जो है साफ हो सकती है, मतलब इस इकोनॉमी में जो काला धन है वो खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा एक बार ही क्यों नहीं इलाज कर दिया जाए, तो उन्होंने कदम उठाया। अब दिन पहले लॉकडाउन, ये भी बहुत डिसाइसिव कदम था, कोई आसान नहीं था। लेकिन भारत का जो पहला लॉकडाउन था वो दुनिया के सबसे कामयाब लॉकडाउन में से एक है। पिछले बार जो फर्स्ट टाइम किया गया था, मैं खुद शिमला में था और मैं खुद कुरुक्षेत्र में फंस गया था उस समय, और मैं वहीं से काम कर रहा था। तो बाद में डीसी साहब ने, शिमला के डीसी ने उसको प्रेजेंटेशन दिया हमारे यहाँ, जब 10 में पूरा करने वाला हूँ। तो जो लॉकडाउन के दौरान जो देश में हुआ, ठीक है बहुत सारी समस्याएं आई उस समय, पलायन हुआ, अब बहुत आलोचना हुई उसकी कि लोग जो है जो मजदूर थे, खासकर प्रवासी मजदूर, वो जो वहां पे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप होते थे। तो ऐसे कई सारे कदम हैं जो, और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर की इसी तरह धारा 370 की भी बात करते हैं कई लोग, हालांकि इसको बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत डिबेट, पर जब ये खत्म किया गया विपक्षी दलों में भी हिम्मत नहीं थी कि इसकी आलोचना करके दिखाएं। बताइए अब देखो ये कदम है, चलो ठीक है, उनके मैनिफेस्टो में है, उनको करना है और करके दिखाया। तो लेकिन आपको आलोचना करनी नहीं है तो करो ना, फिर खुल के करो। अब यहाँ समस्या हो गई कि राजनीतिक दाव भी होता है। तो हालांकि धारा 370 को खत्म करना कश्मीर का इलाज नहीं है, मेरा ये मानना है, सिर्फ यही इलाज नहीं है, क्योंकि कश्मीर में तो अभी भी हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। अभी एक सिख टीचर को मार दिया, तो इससे समस्या थोड़ा ना मिट गई। समस्या मिटने के लिए हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा, उसमें नहीं जाना चाहता। ओके, लेकिन वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का जो है रिमार्क के तौर पे मैं यही कहूँगा, अपने आप पे हमें इतना भी ग्लानि करने की जरूरत नहीं है, आत्महीनता की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप पे, अपने भारत की इस विकास यात्रा पे गर्व करना चाहिए। हमने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन और जो अचीवमेंट है वो मैंने बता दी सारी आपको, उस पर रिपीट नहीं करूंगा मैं। लेकिन हाँ एक चीज कहूंगा, कुछ मामलों में ड्रॉबैक्स भी हैं। हमारी कई समस्याएं हैं जो सुलझी नहीं है। एक तो विकास के मामले में हम कई देशों से अभी भी, मतलब कई देश हमारे से आगे निकल गए। जैसे चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, हमारे साथ मतलब वो एक तरह से लोग साथ ही हम निकले थे उस उपनिवेशवाद के चंगुल से, और बाद में चाइना जो है, चाइना में क्रांति हो गई 1949 में। जो 1949 से शुरुआत होती है 1949 से चाइना की। आज चाइना दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। एक टाइम ये कहते थे कि भारत जो है चाइना से आगे आर्थिक विकास में, और मनमोहन सिंह के टाइम में चाइना और भारत की विकास दर लगभग जो है भारत की बल्कि ज्यादा थी। उस समय ये चर्चा होती थी कि भारत आगे निकलेगा या चीन, लेकिन आज स्पष्ट रूप से चीन आगे निकल गया। तो ये देखिए पड़ोस में हमें ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि चीन हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, चीन कभी भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा। वहाँ का अलग एक सारा जो है समाज व्यवस्था है, अलग चीजें हैं, अलग राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ कम्युनिज्म है, तो डिक्टेटरशिप एक तरह से, उसमें चीजें हो भी सकती हैं लोगों पे थोप के। लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि आर्थिक विकास में अभी फिलहाल हम पिछड़ रहे हैं, जीडीपी हमारी फिर जो है डाउन पे जा रही है। इन चीज़ों पे हमें देखना है। इसी तरह देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी 25% से अबव लोग गरीब हैं। अभी भी बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है। इस पिछले जो है कुछ सालों में लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि देश को खा रही है अंदर ही अंदर। करप्शन जैसे जो मुद्दे हैं इन पे हमारा उतना ध्यान नहीं गया, अभी उतना अच्छे से ध्यान नहीं गया। देश में राजनीतिक अस्थिरता की भी समस्या हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उसमें राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति जो करती हैं उसके कारण बहुत गड़बड़ कर देती है, देश में दंगे हो जाते हैं। अभी भी देश में कुछ भी हो सकता है। वैसे मुझे कई बार तो हमें बड़ा अजीब लगता है, ये देश अभी भी क्या हम 1947 में रह रहे हैं, अभी भी हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाते हैं इसमें, अभी भी जाति के आधार पर
दंगे हो जाते हैं। अभी दिल्ली में दंगे हुए, हम दलित वर्ग के लोगों पे अत्याचार होते हैं। ये देखिए समस्याएं, गांव में कोई दलित वर्ग का व्यक्ति घोड़ी पे चढ़ जाए तो उसके अत्याचार होते हैं उसके परिवार पर। ये ऐसा समाज है अभी भी। महिला जो है, कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती कर ले तो उसको सरेआम पीटने आ जाते हैं लोग। तो है देश में वो कंजर्वेटिव हालत है अभी भी। देश में हमारे हरियाणा में जो है कोई लड़का लड़की में प्रेम हो जाए तो ऑनर किलिंग हो जाती है दोनों की। हरियाणा कुख्यात है इसके लिए। हर पंचायतें जो है वो मारने के लिए आ जाती है। हालांकि अभी पीछे कुछ सालों में कंट्रोल हुआ है, लेकिन बहुत बदनाम हो गया था एक बार हमारा स्टेट। तो बहुत ज्वलंत समस्या है। आबादी बहुत बड़ी समस्या है। देश की आबादी बढ़ती ही जा रही है, उस पर लगाम नहीं लगी है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्य स्टेट ने बढ़ाई हुई है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बंगाल, ये 3-4 स्टेट है। हरियाणा और पंजाब में भी कंट्रोल हो रहा है, हिमाचल में भी बहुत कंट्रोल हो गया है। तो लेकिन ये मुद्दे हैं। अब हम सब की प्रयास पे, बाकी के स्टेट की प्रयास पे पानी फेर देते हैं 2-3 स्टेट, लेकिन हम स्टेट के लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहे। वहाँ की सरकारों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आर्थिक विकास पे, लोगों के विकास पे, महिलाओं के विकास पे। राष्ट्र जब ही बनेगा। हम तो एक तरह से बचपन से निकले हैं, अभी जवान होने की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत वक्त भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें संभलना चाहिए, समय से पहले संभलना चाहिए। भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, इस देश को टूटने नहीं देंगे। राजनीतिक पार्टियां करती हैं गड़बड़ कई बार। वो अम्बेडकर साहब एक जगह लिखते हैं कि संविधान सभा में उन्होंने आखिरी भाषण दिया था, उनके इस भाषण से बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं देश में हमने लोकतंत्र तो बना दिया, लेकिन देश में कुछ तो पुराने दुश्मन हैं, जैसे जाति, कास्ट हमारा पुराना दुश्मन है, जैसे धर्म हमारा पुराना दुश्मन है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये है पुराने दुश्मन। वो कहते हैं कुछ नए दुश्मन भी आ रहे हैं। जरा देखिए उस व्यक्ति का विजन देखिए, समझ जो कोई सोच भी नहीं सकता। अम्बेडकर लिखते हैं बात, वो कहते हैं नए दुश्मन भी आ रहे हैं। नए दुश्मन कौन है? ये राजनीतिक पार्टियां। वो कहते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां बनेंगी और ये लोकतंत्र की आवश्यक बुराइयां हैं। वो इनको बुराइयां कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियां इस बात की क्या गारंटी है कि अपने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, पावर कैप्चर करने के लिए देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर दें। खिलवाड़ कर रही हैं, कई पार्टियां कर रही है, जात के नाम पे राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पे कर रही है कि नहीं कर रही। ये राजनीतिक पार्टियों के कारण देश में खतरा आ जाता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कभी भाषा के नाम पे लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, क्योंकि उनका स्वार्थ है। राजनीतिक स्वार्थ बहुत ही बड़ा स्वार्थ होता है। लेकिन फिर भी देखिए मैं बड़ा निर्भीकता से अपनी बात रखता हूँ और हमें भी सबको रखनी चाहिए, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। फिर भी हमें आशावादी रहना है। हमारे लोकतंत्र और हमारे लोग जो है खुद लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हमारा एक महान सभ्यता है, प्राचीन काल से, हम हड़प्पा काल से इस दुनिया में है, मतलब महान सभ्यता के तौर पे। तो ये सभ्यता रहेगी, भारत रहेगा, भारत महान बनेगा, भारत एक सुपर पावर भी बनेगा। और सुपर पावर दूसरों को नीचा दिखा के नहीं, हम बुद्ध और गांधी के रास्ते पे चल के ही सुपर पावर बनेंगे। विद दीज वर्ड्स आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, particularly the department, for giving me that opportunity. Thank you. Jai Hind. I request to all of you. It was a very good introduction about the past 75 years development of our country after the on the theme Azadi Ka Amrit Mahotsav. If you have any questions, three students may ask your brief question. आप तीन कोई विद्यार्थी, आपके कोई प्रश्न हो, आप अवश्य अपना प्रश्न रखें। सर जो है उन प्रश्न पे भी आपका दृष्टिकोण इतिहास की दृष्टि से कैसा होना चाहिए उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई 3 प्रश्न हो आपके लिए। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पूछिए जी। प्लीज अपना पहले परिचय दें और फिर प्रश्न बोस का, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, अंग्रेजों उसमें ज़्यादा उलझ गए थे, उनकी कमर टूट चुकी थी और इंडिया उनको पता था अगर इंडिया पे शासन करना है तो उनके पास पैसा कम था। तो उसमें तो हमें देखा जाता है कि महात्मा गांधी ने इंडिया को आज़ादी दिया, अहिंसा के दम पे आज़ादी लाई, लेकिन वो माहौल पहले क्रिएट हो चुका था। भगत सिंह वगैरह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी दी गई बार, उसका देश में जन आक्रोश पैदा हो गया था। तो क्या हम इन चीज़ों को अपनी आपकी बात जो है आंशिक रूप से कर दूं। देखिए अकेले ये कहना भी ठीक नहीं होगा, बैठ गई, ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिला दी। ये मैं उस अतिशयोक्ति में मैं यकीन नहीं करता।
भारत की जो आज़ादी मिली है वो हम सबके संघर्ष का नतीजा है। उसमें क्रांतिकारियों का भी संघर्ष है, उसमें समाजवादियों का भी, उसमें कम्युनिस्टों का भी है, उसमें मजदूरों का भी है, उसमें किसानों का भी है, उसमें आदिवासियों की लड़ाइयों का योगदान है, उसमें जो है सुभाष बोस जैसे लोग जो थे, उसमें जो जेपी जैसे जो लोग थे, जयप्रकाश नारायण, उसमें डॉक्टर लोहिया जैसे जो लोग थे, उसमें जो है तमाम और जो धाराएं हैं, उन सभी लोगों का योगदान है। उसमें जो है चंद्रशेखर आजाद का भी योगदान है। हम कैसे भुला सकते हैं? इन्होंने आत्म बलिदान का मार्ग चुना इन व्यक्तियों ने। देखिए, इसमें एक बात थोड़ा सा फर्क कर दूं कि भगत सिंह का ही उदाहरण दे दूं, भगत सिंह का और चंद्रशेखर आजाद का और बोस का, इनका मार्ग है आत्म बलिदान का मार्ग। भगत सिंह ने खुद कहा कि मेरा मार्ग आत्म बलिदान। वो फांसी जब वो वहाँ अरेस्ट देते हैं ना, दिल्ली में जब बम डालते हैं असेंबली में, तो उनको पता है क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी उनसे कहते हैं कि भाई आप मत जाओ, ये छोटा सा काम है, कोई भी कर देगा। वो कहते हैं मुझे गिरफ्तारी देनी है। वो कहते हैं गिरफ्तारी दोगे तो स्टार्टर्स के मामले में कहीं ना कहीं से खोद के निकाल लेंगे, क्योंकि भगत सिंह ने भी एक हिंसा तो करी है ना, तो आपको सजा दे देगी ब्रिटिश सरकार। भगत सिंह कहता है मैं वही तो चाहता हूँ, मैं गिरफ्तारी दूंगा तो मेरे विचार की चर्चा होगी, उस मुकदमे में चर्चा होगी। और व्यक्ति की क्यों चिंता करते हो? एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। देखिए, ये भगत सिंह ने जब ये बात कही, एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, इसका मतलब ये भी है कि क्रांतिकारी आंदोलन से लोग ज्यादा जुड़े नहीं है, है ना, जोड़ना चाहते हैं। उनका पर्पस वही था सर, वही पर्पस था। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, हम सारी लड़ाई को खत्म खराब कर देते हैं यहाँ पे लाके कि भगत सिंह बनाम गांधी बना देते हैं इसको। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भगत सिंह ने हंसते हंसते 23 साल की उम्र बताई। देखो, कहावत है भगत सिंह को लेके मेरे से, भगत सिंह सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं किसके घर पैदा हो? पड़ोसी के। यस सब चाहते हैं ना, भगत सिंह पड़ोसी के घर पैदा हो, मेरे घर में नहीं। ये देश अहिंसावादी देश रहा है, ये देश की कल्चर है। असल में तो अहिंसा से कुछ ज्यादा ही हमारा नाता हो गया। मैं तो ये भी कहता हूँ, गांधी को पता था कि इस देश के लोग लड़ नहीं सकते, उसको पता था गांधी को, इसलिए उसने कहा, मैं निजाम में ये बात कई बार कहता हूँ, बहुत लाइटर वे में कह रहा हूँ, उसको इतना पता था चलो लड़ नहीं सकते, कोई नहीं, पिट तो सकते हो, आप पिटते ही तो आए हो, इसलिए 2000 साल से गुलाम नहीं देश के। कभी सोचा आपने? थोड़े थोड़े कितने लोग आए, मतलब गिर सकते हो, उन लोगों ने गुलाम बना दिया हमें। क्यों हुआ? क्यों क्रांति नहीं हुई इस देश में? गांधी जी को पता था, इसलिए उसने अहिंसा को ही, सुनो बच्चों, बस गांधी जी ने अहिंसा को ताकत बना दिया। गांधी जी का हथियार कोई कायर का हथियार नहीं था, याद रखना, ये कोई कायर का हथियार नहीं है, ये एक मजबूत आदमी का है। ठीक है, मैं लड़ूंगा, जेल में चला जाऊंगा, लाठी उठा लूंगा। तो गांधी जी को पता था, भाई ठीक है, लाठी तो खा ही सकते हो, जेलों को भर दो ना। गांधी जी ने आह्वान किया, जेलों को भर दो। ये बड़े सम्मान की बात है, जेल में जाना, जेल भर दी लोगों ने। देश का एक एक व्यक्ति, मजदूर, किसान, व्यापारी कब सोचता है आंदोलन में आए? व्यापारी का नुकसान हो जाएगा। व्यापारी जुड़ गए, उद्योगपति जुड़ गए, जमींदार जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए, महिलाएं जुड़ गई। ये चाहिए था अंग्रेज के खिलाफ पूरा भारतवर्ष खड़ा हो जाए। तो इसलिए उस तरीके से हम गांधी से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन असंतुष्ट होने के बावजूद भी हम भगत सिंह के या क्रांतिकारियों के पीछे नहीं गए, सुभाष बोस के पीछे नहीं गए। सच बात है ये, सच, हम गए गांधी के पीछे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कलेक्टिव तौर पे किसी को फांसी की सजा होने जा रही थी, उस समय गांधी की वार्ता चल रही थी लॉर्ड इरविन से। आपने इरविन पैक्ट सुना होगा, आपने सुना ना? यस सर। आंदोलन के बीच में ये समझौता होने लगा, तो क्रांतिकारियों ने चिंता थी उनको, भगत सिंह को मार देगी सरकार। उन्होंने गांधी जी से बात करी, दुर्गा भाभी गई उनके पास, सुशीला देवी गई, क्रांतिकारी नेता थी दुर्गा देवी और सुशीला देवी, दुर्गा भाभी बोलते थे उनको क्रांतिकारी। वो खुद मिलने गई गांधी जी से और गांधी जी से कहा कि भाई भगत सिंह को किसी तरह जो है आप बचाओ, और आप वार्ता कर रहे हो, भारत के वायसराय से वार्ता कर रहे हो। गांधी जी ने कहा चलो मैं प्रयास करूंगा। गांधी जी ने इरविन के साथ ही वार्ता चल रही थी, 2 बार ये मुद्दा उठाया। जरा सोचना, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने कुछ नहीं किया। मैंने कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़े, मैं 90 के 90 वोल्यूम से गुजरा हूँ। मैं इतिहासकार कह सकते हो आप, मुझे इतना बड़ा दावा नहीं करना, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ द कलेक्टेड वर्क ऑफ गांधी एंड वेयर आई फाउंड 2 डॉक्यूमेंट्स, वहाँ रिकॉर्ड मिलते हैं। एक बार उन्होंने उठाया मुद्दा इरविन के सामने, तो इरविन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, भगत सिंह के मामले पे हम चर्चा नहीं करेंगे। एजेंडा बन जाता है, एजेंडा से बाहर की बात नहीं है।
ओके, क्यों? क्योंकि उसने राजद्रोह किया है, हिंसा करी है। तो ठीक है, गांधी जी चुप हो गए। दूसरी बार जब अंतिम दौर में वार्ता पहुंची उनके मुद्दों पे, तुम्हारे सारे मुद्दे तय हो गए और आखिर में गांधी जी ने फिर उठा दिया। उन्होंने कहा एक बात और कहनी है, वाजपेयी को पता था, बोला बोलो बोलो गांधी जी। बोला वो भगत सिंह वाला मामला। बोला चलो आपने फिर उठा दिया, एजेंडा में भी नहीं था, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप भगत सिंह के मार्ग से सहमत हैं? आप उसकी विचारधारा से सहमत हैं? तो गांधी जी ने साफ कहा नहीं, मैं अहिंसावादी हूँ, वो व्यक्ति क्रांतिकारी है, हमारे विचारों में दिन रात काम है। तो इरविन ने कहा फिर उसकी बात क्यों कर, जो ने बख्शा नहीं है उसको। और लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मेरा बात में ये कहते हैं गांधी जी ने जान क्यों नहीं बचाई, भगत सिंह का भी अपमान। भगत सिंह ने खुद कहा मैं आत्म बलिदान देना चाहता हूँ। अब बताइए भगत सिंह के लिए आप जो है माफी मांगते फिरोगे, उसकी जान बचाते फिरोगे, तो भगत सिंह की भी आत्मा को, अगर आप भगत सिंह को प्यार करते हैं ना सच मायने में, बहुत कामयाब। असल में कोई बड़ा व्यक्ति जब गायब हो जाता है ना और उसका कुछ पता नहीं चलता, तो इस तरह की आम लोगों में भी कहानियां चल पड़ती हैं, ये ऐसी जो है ना लीजेंड बन जाती हैं। लीजेंड समझते हो ना, गाथाएं बनाने लगते हैं। भगत सिंह को लेकर भी बहुत गाथाएं हैं, लेकिन असल में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में, आखिरी दिनों में वो गायब हो गए थे। अब उसके बारे में कुछ इतिहासकारों का ये मानना कि वो यहाँ से उड़ के सिंगापुर से, कुछ तो कहते हैं यहीं पे विमान क्रैश हो गया था, कुछ लोग कहते हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट रशिया में भी मिलते हैं, रशियन आर्काइव में, रूस का जो राष्ट्रीय लेखाकार है वहाँ भी कुछ उनकी उपस्थिति। ये मामला अभी भी रहस्य में है, इसको पूरी फायदे भी अभी नहीं खोली है सरकारों ने। अभी देखा होगा जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव देशों में लड़ाई हो सकती है इसके कारण। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तब इतिहासकार लिख पाएंगे। इतिहासकार कोई ऐसे थोड़ा जो भी उसके मन में कोई ख्याल आ जाता तो लिख देगा, है ना। इतिहासकार को डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस। हिस्ट्री इज साइंस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। तो एविडेंस जब पूरा आ जाएगा तब हम कुछ कह पाएंगे। मुझे लगता है उस समय कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है वैसे, और वर्ल्ड वार चला हुआ था, वो जर्मनी और फासिस्ट ताकतों के साथ। एप्रिशिएट कुछ अगर एक दो बच्चे अपने फीडबैक देना चाहो तो आगे प्लीज एक दो मतलब। थैंक यू।